कॉलम व शुक्रिया जावेद चौधरी। ट्रॉय तुर्की का एक कदीम शहर है। ये शहर एजेंसी से कुछ 6 किलोमीटर के फासले पर है और इसकी एक खातून हेलन को ग्रीक मैथोलॉजी में दुनिया की हसीन तरीन औरत का खिताब मिला था। ट्रॉय में 3,500 साल कबल ट्रोजन वॉर हुई थी। ये जंग हेलन के लिए हुई और वो आगे चलकर दुनिया में लिटरेचर, ड्रामे और फिल्म का मुस्तकिल मौजू बन गई। हेलन, ट्रॉय और ट्रोजन का जिक्र सबसे पहले यूनानी शायर होमर ने अपनी किताब ओडिसी में किया। ये तवील रम्ज थी और ये आज भी बड़ी रुग़बत के साथ पढ़ी जाती है। होमर का ताल्लुक भी तुर्की से था। ये एफिसस शहर में पला बड़ा और बढ़ा था और इसने ओडिसी भी यहीं लिखी थी। ट्रोजन वॉर ने 3,500 साल कबल एक जंगी तकनीक मुतारिफ कराई। ये तकनीक आज भी दुनिया की हर जंग में इस्तेमाल होती है। ट्रोजन वॉर में पहली बार दुश्मन को कत्ल करने की बजाय जख्मी किया गया था। किंग एगामेमनॉन ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि तुम हेक्टर के फौजियों को सिर्फ जख्मी करो, कत्ल ना करो। जनरल ने बादशाह से पूछा, हम दुश्मन को मार क्यों नहीं रहे? बादशाह का जवाब था, मरा हुआ सिपाही लाश होता है और लाश की हिफाजत कोई नहीं करता, जबकि जख्मी सिपाही को बचाने और खेमे तक पहुंचाने के लिए 3 सिपाही चाहिए होते हैं। लिहाजा तुम दुश्मन को कत्ल ना करो, जख्मी करो। दुश्मन लड़ने के काबिल नहीं रहेगा। ये लफ्ज़ बाद अज़र जंगों की टेक्निक्स बन गए। लिहाजा आज भी जंगों में दुश्मन को मारने की बजाय जख्मी किया जाता है, ताकि इसके साथ ही जंग पर तवज्जो देने के बजाय जख्मी उठाने में मसरूफ हो जाए और इस दौरान जारह फौज दुश्मन के मोर्चे तक पहुंच जाए। ये तकनीक सिर्फ जंगों तक महदूद नहीं, बल्कि अब मुल्कों और कौमों को तबाह करने के लिए भी यही हरबा इस्तेमाल किया जाता है। मसलन मुल्क चलाने के लिए 32 शोबों में काम जरूरी होता है और ये शोबे सियासतदान बनाते और ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। मुल्क की मुआशी और कारोबारी पॉलिसी रीढ़ की हड्डी होती है। कारोबार के लिए माहौल और तवानाई चाहिए और इन दोनों के लिए सियासी और इंतजामी इस्तेहकाम चाहिए और इसके लिए अदलिया दरकार है और अदालती फैसलों पर अमल दरामद के लिए पुलिस का महकमा चाहिए। इस सब के लिए कौम का ट्रेंड होना जरूरी है और कौम की ट्रेनिंग के लिए सिस्टम को मजबूत और रवा होना चाहिए। लेकिन अगर मुल्क में अफरा तफरी पैदा कर दी जाए तो फिर सिस्टम बनेंगे कैसे और चलेंगे कैसे? चुनाचे आज दुश्मन मुखालिफ कौम को तबाह करने के लिए एटम बम या फौज का इस्तेमाल नहीं करता। ये बस इस मुल्क में सियासी इंतशार फैला देता है। पूरा सिस्टम इस इंतशार में एंगेज हो जाता है और यूं वो मुल्क जख्मी हो जाता है और हम इस जख्मी तकनीक की बदतरीन मिसाल हैं। हमने 1948 से खुद ही इस मुल्क में इस्तेहकाम पैदा नहीं होने दिया। हम 70 साल से हंगामों और एहतजाज में मसरूफ हैं। चुनाचे आप मुल्क की हालत देख लीजिए। दुनिया में पुलिस का काम लॉ एंड ऑर्डर होता है। हमने 70 साल से पुलिस को एहतजाज रोकने और हंगामे कंट्रोल करने पर लगा रखा है। चुनाचे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर दोनों फौत हो चुके हैं। अदालतों का काम मजलूमों को इंसाफ देना होता है, लेकिन हमारी अदालतें 70 साल से सियासी मुकदमात भुगता रही हैं। लिहाजा इंसाफ भी कोर्ट्स और कचहरियों में दफन हो चुका है। ब्यूरोक्रेसी का काम मुल्क चलाना होता है, मगर हमारी ब्यूरोक्रेसी 70 साल से हुकूमत को बचाने में मसरूफ है। अफसर तेरे अफसर और मेरे अफसर में तकसीम हो चुके हैं। फौज का काम मुल्क की हिफाजत होता है, लेकिन ये यहाँ 70 साल से हुकूमतें बनाने और भगाने में मसरूफ है। चुनाचे आज हालत देख लें। इमरान खान जलसों में बता दूंगा के नारे लगा रहे हैं और कोई उनको रोक नहीं पा रहा। सियासी जमातों का काम मुल्क की क़यादत होता है, लेकिन हम 70 बरसों से उन्हें जेल और वजीर आजम हाउस के दरमियान घसीट रहे हैं। मुल्क में आज तक एक भी ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसे ये यकीन हो कि हम कल भी हुकूमत में होंगे और बिजनेस कम्युनिटी का काम मुआशरे में रोजगार पैदा करना और दौलत की सर्कुलेशन होता है, लेकिन हमने इसे सरकारी दफ्तरों की दहलीज पर कुर्बान कर दिया है। ये लोग फैक्ट्रियों और मंडियों में काम करने की बजाय पूरी जिंदगी सरकारी दफ्तरों के तबाफ में गुजार देते हैं। लिहाजा मुल्क आपके सामने है। क्या इस सूरत हाल में किसी दूसरे मुल्क को हम पर हमला करने की जरूरत है? क्या हम अब अपने जख्मी उठा उठाकर फौत नहीं हो जाएंगे? मुल्क की असल हालत क्या है, आपने कभी सोचा? मैं कल वापडा के एक साबिक चेयरमैन के बारे में एक तहकीकाती रिपोर्ट पढ़ रहा था। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ, तरबेला डैम में प्रोजेक्ट 4 लॉन्च हुआ। इस पर $850 मिलियन खर्च हुए। जर्मन कंपनी कंसल्टेंट थी। कंपनी ने हिदायत की तीसरी टरबाइन के पेंदे में है। इसे मिट्टी मुकम्मल तौर पर बैठ जाने तक बंद रखें। अगर इसे वक्त से पहले चलाया गया तो यह दूसरी दोनों टरबाइंस को भी तबाह कर देगी। लेकिन मुकम्मल वार्निंग के बावजूद चेयरमैन ने वजीर आजम को खुश करने के लिए इफ्तिताह की तारीख भी जल्द दे दी और तीनों टरबाइंस भी चला दी। लिहाजा एक ही झटके में $753 मिलियन पानी में बह गए और वापडा को रोजाना 2 करोड़ 80 लाख रुपए नुकसान भी होने लगा। चेयरमैन ने अपने एक दोस्त को भाषा डैम का जीएम बना दिया। ये इस पोजीशन के लिए क्वालिफाई नहीं करते थे। ये अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान भाषा डैम की साइट पर नहीं गए, ये लाहौर में बैठे रहे। चेयरमैन ने अपने दूसरे दोस्त को भाषा डैम का प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगा दिया और ये दोनों तकर्रुरियां कवायद और जवाबित के खिलाफ थी। इसी तरह भाषा डैम की सड़कें बनाने का ठेका एक ब्लैकलिस्ट कंपनी को दे दिया। कंपनी के मालिक ने बाद अज़ां प्रोजेक्ट डायरेक्टर को 10 कनाल का फार्म हाउस बनाकर दिया। मोमन डैम की इंश्योरेंस का तखमीना भी 1 अरब 17 करोड़ रुपए था, लेकिन यह इंश्योरेंस 50 करोड़ रुपए में कराई गई और इसकी मंजूरी भी नहीं ली गई। यह मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में आया तो 35 पैराग्राफ दबाव की नजर हो गए। नैब, एफआईए और एफबीआर तहकीकात कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार नोटिस का जवाब तक नहीं दे रहे। फौज ने कार्रवाई की इजाजत दे दी है, मगर हुकूमत धरनों से निपटने की तैयारी में मसरूफ है।
आप इस्लामाबाद में सेंटोरस की आग का इशू भी देख लें। सेंटोरस में 9 अक्टूबर को आग भड़क उठी। इस्लामाबाद में आग बुझाने का बंदोबस्त नहीं था। गाड़ियां और अमला रावलपिंडी से बुलाया गया। इस्लामाबाद के शहरियों को याद होगा, आज से 20 साल कबल जब शहीद मिल्लत सेक्रेटेरिएट में आग लगी थी तो मालूम हुआ था कि सीडीए के पास 6 मंजिल से ऊंची सीढ़ी नहीं है। उस वक्त फायर ब्रिगेड को जदीद बनाने का फैसला हुआ था, लेकिन सीडीए आज 20 बरस बाद भी आग बुझाने का मुनासिब बंदोबस्त नहीं कर सकी और यह वफाकी दारुल हुकूमत की हालत है। दुनिया में इस वक्त तवानाई का खौफनाक बहरान है। यूरोप ने जून में दिसंबर के ब्लैकआउट की तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन हमारी हुकूमत अभी तक गैस का सौदा नहीं कर सकी। हमारी ये सर्दियां कितनी खौफनाक होंगी हम तसव्वुर नहीं कर सकते, लेकिन हुकूमत के पास सोचने के लिए वक्त नहीं। आप हमाकतों का अंदाजा कीजिए। वफाकी हुकूमत ने लॉन्ग मार्च रोकने के लिए 41 करोड़ रुपए का बजट रिलीज किया। इतनी ही रकम 16 अक्टूबर के उन जिमनी इलेक्शंस पर खर्च हो जाएगी जिनके 8 हलकों में इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं और दुनिया जानती है ये इलेक्ट होने के बाद कौमी असेंबली नहीं जाएंगे और यूं एक बार फिर इलेक्शन होंगे और हम इन पर भी 50 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। गोया हम आज तक ये कानून नहीं बना सके कि उम्मीदवार इलेक्शन से कबल हलफनामा दें कि हम असेंबली में जाएंगे और अगर ना गए तो हम इलेक्शन के अखराजात अदा करने के पाबंद होंगे। हम आज तक 2 नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने वालों के लिए भी जुर्माना तय नहीं कर सके, लिहाजा हम एक जख्मी कौम हैं। हम अपने जख्मियों को उठा उठाकर फिर रहे हैं और हमारे दुश्मन हंस रहे हैं। रियासत और हुकूमतों को ये काम करने चाहिए थे। इसे मुल्क और मुआशरे को ट्रैक पर रखना था, लेकिन ये असल काम करने की बजाय सियासी जख्मियों को उठा उठाकर फिर रही है। हमारी हालत यह है कि हम आज तक एक्सटेंशन और नए आर्मी चीफ की तैनाती का सिस्टम नहीं बना सके। मुल्क में अगर आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यह ऐलान कर दें कि मैं रिटायर नहीं हो रहा तो हमारे पास इन्हें उतारने का कोई चैनल मौजूद नहीं। लिहाजा दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिए, क्या यह मुल्क इस तरह चल सकेगा? और अगर यह चल सकेगा तो कब तक?